हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सीजीसी आर्ट्स एंड कॉमर्स पर वाई द वे। मेरा नाम अमित कुमार साव और आप सभी लोग हमारा चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सो बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूनिट 2 का चैप्टर 1, जिसका नाम है बच्चों मटेरियल्स, कॉन्सेप्ट्स, क्लासिफिकेशंस एंड कंट्रोल ऑफ मटेरियल। ये चैप्टर मैं 2 पार्ट में बनाऊंगा। सो बच्चों, ये वीडियो रहेगा पार्ट 1, ठीक है, और जो दूसरा वीडियो आएगा वो रहेगा पार्ट 2। सबसे पहला आता है बच्चों इंट्रोडक्शन। मेटल इज द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ कॉस्ट इन मोस्ट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशंस। मटेरियल्स form the single largest component of cost. Material simply means any commodity or substance which is processed in a factory to manufacture the finished product. It is the physical input used for the production of goods. Materials refer to physical substances used as inputs to production or manufacturing. Materials range from man-made synthetics such as plastics to natural materials such as coal or वुड। इसका मतलब है बच्चों, कॉस्ट की गणना करते समय मटेरियल सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है। किसी भी चीज को बनाने में इसका सबसे बड़ा हिस्सा खर्च होता है। मटेरियल क्या है? साधारण शब्दों में कहे तो मटेरियल का मतलब किसी भी ऐसी वस्तु या पदार्थ सब्सटेंस है जिसे किसी फैक्ट्री या कारखाने में प्रोसेस संसाधित करके एक अंतिम उत्पाद फिनिश प्रोडक्ट तैयार किया जाता है। यह सामान बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले फिजिकल इनपुट है जिससे हम देख और छू सकते हैं। सामग्री से तात्पर्य उन भौतिक पदार्थों से है जिनका उपयोग किसी चीज़ के प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग में कच्चे माल के रूप में किया जाता है। मटेरियल के प्रकार 2 मुख्य श्रेणियाँ। यह मटेरियल मानव निर्मित कृत्रिम भी हो सकती है और प्रकृति से मिलने वाली प्राकृतिक भी। पहला मैन मेड सिंथेटिक्स, यह इंसानों द्वारा बनाई गई कृत्रिम सामग्री होती है। इसका एग्जाम्पल है बच्चों प्लास्टिक, नायलॉन, पॉलिस्टर, केमिकल्स आदि। दूसरा है नेचुरल मटेरियल्स, यह हमें सीधे प्रकृति अर्थ से मिलती है। इसका एग्जाम्पल बच्चों कोयला, कोल, लकड़ी, वुड, लोहा, आयरन और कपास, कॉटन आदि। इसके एग्जाम्पल का बात करें तो बच्चों गारमेंट फैक्ट्री, कपड़े बनाने के लिए कॉटन या धागा मुख्य सामग्री मटेरियल है। अब आता बच्चों क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल। मटेरियल में भी क्लासिफाइड एज फॉलोज। मटेरियल किसी भी चीज़ को बनाने का सबसे पहला और जरूरी हिस्सा होती है। इसे आसानी से समझने के लिए 5 मुख्य भागों में बांटा गया है। पहला है रॉ मटेरियल्स। Raw materials are the basic materials supplied include form to be used for production. Example jute, cotton, steel, timber, rubber, coal, etc. इसका मतलब है बच्चों यह वह प्राकृतिक या बुनियादी सामान है जिसे बिना किसी बदलाव के सीधे फैक्ट्री में लाया जाता है। इसका एग्जाम्पल है बच्चों कपड़े बनाने के लिए कॉटन, चीनी बनाने के लिए गन्ना, शुगर केन, फर्नीचर बनाने के लिए लकड़ी, टिम्बर। दूसरा है बच्चों कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स आर फिनिश्ड पार्ट्स मेड आउट ऑफ रॉ मटेरियल्स विच आर असेंबल्ड टू मेक द फिनिश्ड प्रोडक्ट। एग्जांपल टायर्स एंड ट्यूब्स इन साइकिल इंडस्ट्री, स्टेबलाइजर्स इन एसी एंड फ्रिज मैन्युफैक्चरिंग, बैटरीज इन कार मैन्युफैक्चरिंग, मॉनिटर्स इन कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग एक्सेट्रा। इसका मतलब है बच्चों ये पहले से बने बनाए फिनिश्ड हिस्से होते हैं जिन्हें किसी बड़ी मशीन या प्रोडक्ट को पूरा करने के लिए सिर्फ आपस में जोड़ा जाता है। इसका एग्जाम्पल बच्चों साइकिल या कार बनाने के लिए टायर और ट्यूब, कंप्यूटर बनाने के लिए मॉनिटर, माउस और कीबोर्ड। तीसरा है बच्चों टूल्स। टूल्स आर द अप्लायंसेस यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस। एग्जाम्पल्स हैमर्स, स्क्रू ड्राइवर्स, ड्रिल, मिलिंग कटर्स एक्सेट्रा। इसका मतलब है बच्चों ये वो उपकरण होते हैं जो सामान को बनाने या उसे सही आकार देने में मजदूरों की मदद करते हैं। यह खुद प्रोडक्ट का हिस्सा नहीं बनते। इसका एग्जाम्पल है बच्चों हैमर और स्क्रू ड्राइवर, फैक्ट्री में इस्तेमाल होने वाली ड्रिल मशीन। चौथा है बच्चों स्पेयर पार्ट्स। स्पेयर पार्ट्स आर यूज्ड
for the maintenance of plant, machinery and buildings. These are required for smooth running of production scheduled. इसका मतलब बच्चों ये फैक्ट्री की मशीनों और इमारतों को चालू रखने और उनकी मरम्मत मेंटेनेंस करने के लिए इस्तेमाल होने वाले एक्स्ट्रा पार्ट्स है। इसका एग्जाम्पल बच्चों मशीन खराब होने पर बदलने के लिए एक्स्ट्रा नट बोल्ट या बेल्ट, गाड़ियों के लिए स्पार्क प्लग। पांचवा बच्चों कंज्यूमेबल स्टोर्स। कंज्यूमेबल स्टोर्स आर द आइटम्स used for smooth running of the machines. Example, lubricating oils, cotton waste, rakes, brooms, etc. इसका मतलब है बच्चों ये वो चीज़ें हैं जो किसी प्रोडक्ट को बनाने में सीधे इस्तेमाल नहीं होती लेकिन मशीनों को बिना रुके और स्मूथ चलाने के लिए बहुत ज़रूरी होती है। इसका एग्जाम्पल बच्चों मशीनों में डालने वाला ग्रीस या ऑयल, लुब्रिकेंट्स, मशीनों की सफाई के लिए सूती कपड़ा, कॉटन वेस्ट या झाड़ू। Material include both direct and indirect materials. Direct and indirect materials are both treated as store items, whereas stock of finished goods is not treated as a stores item. Direct and indirect materials purchased for stock purposes are issued to different jobs, work orders, or departments as and when required, and hence are known as stores. On the other hand, finished goods are for the purpose of sale and hence are treated as a stock. We may also refer to the commonly used term inventory, which includes the stock not only of raw materials but also stores and spares, work in progress and finished goods. Thus, stock of materials is only a part of the inventory held by a manufacturing unit. इसका मतलब है बच्चों मटेरियल मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। डायरेक्ट मटेरियल जो मुख्य रूप से उत्पाद बनाने में सीधे इस्तेमाल होता है, इनडायरेक्ट मटेरियल जो उत्पादन में मदद करता है। स्टोर्स वर्सेस स्टॉक। अक्सर लोग स्टोर्स और स्टॉक को एक ही समझ लेते हैं लेकिन इनमें एक बड़ा अंतर है। स्टोर्स जब कंपनी कच्चे माल, रॉ मटेरियल्स या अन्य ज़रूरी चीज़ों को खरीद कर रखती है ताकि ज़रूरत पड़ने पर अलग अलग विभागों या कामों के लिए उन्हें भेजा जा सके तो उसे स्टोर्स कहते हैं। इसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों सामग्रियाँ आती है। स्टॉक जो सामान पूरी तरह बनकर तैयार हो चुका है, फिनिश गुड्स और बाजार में बिकने के लिए तैयार रखा है, उसे स्टॉक माना जाता है। इससे कभी भी स्टोर्स का हिस्सा नहीं माना जाता। इन्वेंट्री क्या है? अब बात करते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द की जिसे हम इन्वेंट्री कहते हैं। इन्वेंट्री एक बड़ा और व्यापक शब्द है। इसके अंदर कंपनी की हर तरह की संपत्ति शामिल होती है जैसे रॉ मटेरियल्स जिसे सामान बनाना है, स्टोर्स एंड स्पेयर्स मशीनरी और रख रखाव का सामान, वर्क इन प्रोग्रेस वह सामान जो अभी आधा बना है, फिनिश्ड गुड्स जो पूरी तरह बिकने के लिए तैयार है। तो सरल शब्दों में कहे तो स्टॉक ऑफ मटेरियल्स इन्वेंट्री का केवल एक छोटा सा हिस्सा है। इन्वेंट्री एक पूरी किताब है और मटेरियल उसका सिर्फ एक पन्ना है। अब बात करते हैं बच्चों डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मटेरियल का। मटेरियल्स विच फॉर्म part of a finished product are known as direct materials. In other words, direct materials can be conveniently and accurately allocated to a particular unit of cost. इसका मतलब है बच्चों जो सामग्रियाँ किसी फिनिश प्रोडक्ट का मुख्य हिस्सा बनती है उन्हें प्रत्यक्ष सामग्री के रूप में माना जाता है। दूसरे शब्दों में प्रत्येक सामग्री को लागत की एक विशेष इकाई पर्टिकुलर यूनिट ऑफ कॉस्ट के साथ आसानी से और सटीक रूप से allocated किया जा सकता है। Following are normally classified as direct materials. पहला है बच्चों all raw materials like jute in the manufacturing of gunny bags, pig iron in foundry and fruits in canning industry. इसका मतलब बच्चों जैसे बोरे बनाने के लिए उद्योग में जूट, फाउंड्री में पिग आयरन और केनिंग डिब्बा बंद उद्योग में फल, फ्रूट्स। दूसरा है बच्चों मटेरियल्स स्पेसिफिकली परचेज्ड फॉर ए स्पेसिफिक जॉब प्रोसेस और ऑर्डर लाइक ग्लू फॉर बुक बाइंडिंग, स्टिच पाउडर फॉर ड्रेसिंग यार्न। इसका मतलब है बच्चों किसी विशिष्ट नौकरी प्रक्रिया ऑर्डर के लिए विशेष रूप से खरीदी गई सामग्री जैसे बुक बाइंडिंग के लिए ग्लू या धागे की ड्रेसिंग के लिए स्टार्च पाउडर। तीसरा है बच्चों पार्ट्स और कंपोनेंट्स परचेज्ड और प्रोड्यूस्ड like batteries for transistor radios and tires for
साइकिल्स, इसका मतलब है बच्चों पार्ट्स और कंपोनेंट्स, जैसे ट्रांजिस्टर, रेडियो के लिए बैटरीज और साइकिल के लिए टायर्स। चौथा है बच्चों प्राइमरी पैकिंग मटेरियल्स लाइक कार्टून्स, रेपिंग्स, कार्डबोर्ड्स, बॉक्सेस एक्सेट्रा। इसका मतलब है बच्चों प्राइमरी पैकिंग मटेरियल्स जैसे कार्टून्स, रेपिंग पेपर, रेपिंग्स और कार्ड बॉक्स आदि। Sometimes material is a part of the finished product, yet it is not treated as direct material. For example, swing trade in dressmaking and nails in furniture making. This is because their value is comparatively small and it will not be proper to make an analysis of nominal items for the purpose of direct charge. Such materials are treated as indirect materials. Thus, it can be concluded that ease and the feasibility with which a material can be treated into the composition of a finished product will determine what is to be treated as direct material. इसका मतलब है बच्चों कभी कभी कोई मटेरियल फिनिश प्रोडक्ट का हिस्सा तो होती है, फिर भी उसे प्रत्यक्ष सामग्री नहीं माना जाता। इसका एग्जाम्पल बच्चों पोशाक बनाने में सिलाई का धागा, स्विंग थ्रेड और फर्नीचर बनाने में कीले, नेल्स। इसका कारण है बच्चों ऐसा इसलिए क्योंकि इनका मूल्य वैल्यू तुलनात्मक रूप से बहुत छोटा स्मॉल होता है। डायरेक्ट चार्ज के उद्देश्य से ऐसी छोटी मोटी वस्तुओं का विश्लेषण करना उचित नहीं होगा, इसलिए ऐसी सामग्रियों को इनडायरेक्ट मटेरियल्स माना जाता है। संक्षेप में फिनिश प्रोडक्ट की संरचना में कोई सामग्री कितनी ईज एंड फिजिबिलिटी से पहचानी जा सकती है, इसी से यह तय होता है कि किसे डायरेक्ट मटेरियल माना जाए। To sum up, materials may be treated as direct material when the following conditions are satisfied. संक्षेप में कहे तो सामग्रियों को डायरेक्ट मटेरियल तब माना जा सकता है जब निम्नलिखित शर्तें पूरी होती हो। पहला है इफ द मटेरियल्स कैन बी इजीली आइडेंटिफाइड विद अ पर्टिकुलर प्रोडक्शन यूनिट। इसका मतलब बच्चों यदि मटेरियल को किसी विशेष उत्पादन इकाई पर्टिकुलर प्रोडक्शन यूनिट के साथ आसानी से पहचाना जा सकता है। दूसरा, if the material becomes part of the finished product such as cloth in a ready-made garment। इसका मतलब बच्चों यदि मटेरियल फिनिश प्रोडक्ट का हिस्सा बन जाती है जैसे गारमेंट में क्लोथ। तीसरा है बच्चों इफ द कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड वेरीज इन प्रोपोर्शन टू द क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन। इसका मतलब है बच्चों यदि उपभोग की गई मटेरियल की लागत उत्पादन की मात्रा क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन के अनुपात में बदलती है। अब बात करते हैं दूसरी तरफ की इनडायरेक्ट materials. On the other hand, indirect materials are those materials which cannot be easily identified with finished product. Such materials have no direct relationship with the volume of output. Material used by the repairs and maintenance department, that is lubricating oil, cotton waste, grease, small tools, coal, etc. are treated as indirect materials. Similarly, stationery used in the factory, office and administrative departments and सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल। इसका मतलब है बच्चों इनडायरेक्ट मटेरियल्स वे मटेरियल से जिन्हें फिनिश प्रोडक्ट के साथ आसानी से नहीं पहचाना जा सकता है। ऐसी मटेरियल्स का उत्पादन की मात्रा वॉल्यूम ऑफ आउटपुट से कोई सीधा संबंध नहीं होता है। इसका एग्जाम्पल है बच्चों रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस डिपार्टमेंट। इस विभाग द्वारा उपयोग की जाने वाली मटेरियल्स जैसे लुब्रिकेटिंग ऑयल, कॉटन वेस्ट, ग्रीस, स्मॉल टूल्स और कोल आदि। फैक्ट्री, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में उपयोग की जाने वाली स्टेशनरी। बिक्री विभाग, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट में इस्तेमाल होने वाली वस्तुएं भी इनडायरेक्ट मटेरियल्स का एक आदर्श उदाहरण है। तो दोस्तों सीधे शब्दों में कहे तो जो चीज़ सीधे प्रोडक्ट को बनाने में दिखे और बड़ी मात्रा में हो वह डायरेक्ट मटेरियल है, और जो प्रोडक्ट को बनाने में मदद करे लेकिन सीधे तौर पर जुड़ी ना हो या बहुत कम मात्रा में हो वह इनडायरेक्ट मटेरियल है। अनदर डिस्टिंक्शन बिटवीन डायरेक्ट मटेरियल एंड इनडायरेक्ट मटेरियल इज दैट डायरेक्ट मटेरियल इज अ पार्ट ऑफ प्राइम कॉस्ट वेयरएज इनडायरेक्ट मटेरियल इज अ पार्ट ऑफ ओवरहेड। इसका मतलब है बच्चों डायरेक्ट मटेरियल हमेशा प्राइम कॉस्ट का हिस्सा होता है और इनडायरेक्ट मटेरियल हमेशा ओवरहेड का हिस्सा होता है। मीनिंग मटेरियल कंट्रोल can be defined as a comprehensive framework for the accounting and control of material cost. The object of material control is to maintain material supplies at a level
so as to ensure uninterrupted production but at the same time minimizing investment of funds. In simple words, material control is a systematic control over the purchasing, storing and using of material so as to have the minimum possible cost of materials. March, Curry and Frank state as follows. Because materials constitute such a significant part of product cost and since this cost is controllable, proper planning, purchasing, handling and accounting are of great importance. इसका मतलब है बच्चों, मटेरियल कंट्रोल एक ऐसा सिस्टम या ढांचा फ्रेमवर्क है जिसके तहत मटेरियल की लागत कॉस्ट पर नियंत्रण रखा जाता है और उसका पूरा हिसाब किताब रखा जाता है। इससे और आसान शब्दों में समझते हैं, मटेरियल कंट्रोल का मुख्य उद्देश्य ऑब्जेक्ट दो बड़ी समस्याओं को एक साथ सुलझाना है। पहला, अनइंटरप्टेड प्रोडक्शन। फैक्ट्री में रॉ मटेरियल कभी खत्म नहीं होना चाहिए। अगर माल खत्म हो गया तो मशीनें बंद हो जाएगी, मजदूर खाली बैठेंगे और कंपनी को भारी नुकसान होगा। दूसरा, मिनिमाइजिंग इन्वेस्टमेंट। माल खत्म ना हो इस डर से हमें गोदाम में जरूरत से ज़्यादा माल भरकर भी नहीं रखना है। अगर हम बहुत ज़्यादा माल खरीद कर रख लेंगे तो हमारा कीमती पैसा फंड्स ब्लॉक हो जाएगा, माल खराब होने का डर रहेगा और गोदाम का किराया भी बढ़ेगा। सीधे शब्दों में कहे तो सही समय पर, सही मात्रा में, सही कीमत पर मटेरियल को खरीदना, परचेसिंग, उसे सही तरीके से संभाल कर रखना, स्टोरिंग और फैक्ट्री में उसका सही इस्तेमाल करना, यूजिंग ही मटेरियल कंट्रोल कहलाता है ताकि कम से कम खर्चे में काम हो सके। प्रसिद्ध लेखक मैड्ज, करी एंड फ्रैंक ने इसके महत्व को बहुत सुंदर शब्दों में समझाया है। चूंकि सामग्री मटेरियल्स किसी भी प्रोडक्ट की लागत का एक बहुत बड़ा हिस्सा होती है और इस लागत को कंट्रोल किया जा सकता है, इसलिए सही प्लानिंग, सही खरीदारी, परचेसिंग, सही रखरखाव, हैंडलिंग और सही हिसाब किताब, अकाउंटिंग रखना बेहद जरूरी है। इसका एग्जाम्पल है बच्चों, बेकरी बिजनेस। मान लीजिए आपकी एक केक और बिस्किट बनाने की बेकरी है। यहाँ आपका मटेरियल है मैदा, चीनी और मक्खन। मटेरियल कंट्रोल नहीं होने का नुकसान, त्योहारों का सीजन है और अचानक मैदा खत्म हो गया, ग्राहक दुकान पर खड़े हैं लेकिन आप केक नहीं बना पा रहे, यह खराब मटेरियल कंट्रोल है। दूसरी तरफ आपने डर के मारे 6 महीने का मैदा एक साथ खरीद लिया जिसमें चूहे लग गए और मैदा खराब हो गया, यह भी खराब मटेरियल कंट्रोल है। मटेरियल कंट्रोल होने का फ़ायदा, आप अपनी पिछली सेल देखकर यह हिसाब लगाते हैं कि हर हफ्ते 50 किलो मैदा लगता है। हाँ, आप हर हफ्ते उतने ही फ्रेश मैदा मंगाते हैं, ना तो काम रुकता है और ना ही पैसा फंसा रहता है। मटेरियल कंट्रोल इन्वॉल्व्स recording on printed forms all steps and movements which occur in the acquisition and utilization of materials. Effective control also requires a systematic preparation of periodic summarizes and reports. इसका मतलब है बच्चों, मटेरियल कंट्रोल हवा में नहीं होता। फैक्ट्री में मटेरियल के साथ जो कुछ भी होता है उसके हर एक कदम, स्टेज और हर एक मूवमेंट को प्रिंटेड फॉर्म से डिजिटल रिकॉर्ड में दर्ज रिकॉर्ड किया जाता है। इसे ऐसे समझिए, माल कब ऑर्डर हुआ इसका रिकॉर्ड होगा, परचेस ऑर्डर, माल जब गेट पर आया तो कितना आया इसका रिकॉर्ड होगा, गुड्स रिसीव नोट, स्टोर से फैक्ट्री के अंदर कितना माल गया इसका भी रिकॉर्ड होगा, मटेरियल रिक्विजिशन नोट यानी मटेरियल का एक दाना कहाँ जा रहा है इसका पूरा लिखित हिसाब होना जरूरी है। यहाँ दो बड़े भारी शब्द है, एक्विजिशन अधिग्रहण यानी खरीदना और यूटिलाइजेशन उपयोग यानी इस्तेमाल करना। मटेरियल कंट्रोल का काम सिर्फ माल खरीदकर गोदाम में रख देना नहीं है, इसका काम तब शुरू होता है जब हम माल को सही सप्लाई से खरीदते हैं, एक्विजिशन, और यह तब तक चलता है जब तक कि उस साल से अंतिम प्रोडक्ट बनकर तैयार ना हो जाए और उसका सही उपयोग यूटिलाइजेशन ना हो जाए। यह सुनिश्चित करता है कि ना तो खरीदारी में कोई घोटाला हो, ना ही फैक्ट्री में मटेरियल की कोई बर्बादी हो। एक अच्छा कंट्रोल सिस्टम वही है जो समय समय पर पीरियोडिकल अपनी रिपोर्ट मैनेजरों को सौंपे। इसका मतलब है कि हर हफ्ते या हर महीने की एक समरी रिपोर्ट बनाई जाती है। इस रिपोर्ट में लिखा होता है कितना माल खरीदा गया,
कितना इस्तेमाल हुआ, कितना स्टॉक बच गया और क्या कहीं कोई मेटेरियल खराब या चोरी तो नहीं हुआ। इन रिपोर्ट्स को देखकर ही कंपनी के बड़े अधिकारी आगे के बड़े फैसले लेते हैं। Thus, material control is a system which ensures that right quality of material is available in the right quantity at the right time and right place with the right amount of investment. इसका मतलब है कि मेटेरियल कंट्रोल कोई एक अकेला काम नहीं है, बल्कि यह नियमों और स्टेप्स का एक पूरा ग्रुप सिस्टम है जो किसी कंपनी में सामान को संभालने के लिए बनाया जाता है। इस सिस्टम का पहला काम यह देखना है कि जो कच्चा माल रॉ मटेरियल खरीदा जा रहा है वह ना तो बहुत ख़राब हो और ना ही ज़रूरत से ज़्यादा महंगा। वह बिल्कुल वैसा होना चाहिए जैसा प्रोडक्ट बनाने के लिए ज़रूरी है। ना तो सामान बहुत ज़्यादा होना चाहिए जिससे गोदाम में जगह ना बचे और पैसा फंसा रहे, और ना ही बहुत कम जिससे काम रुक जाए। जब फैक्ट्री में मजदूरों और मशीनों का काम शुरू करना हो, ठीक उसी समय माल वहाँ पहुँच जाना चाहिए। माल सीधे उसी डिपार्टमेंट या स्टोर रूम में पहुँचाना चाहिए जहाँ उसकी ज़रूरत है, ताकि उसे बार बार यहाँ वहाँ ले जाने का समय और खर्चा बचे। सामान खरीदने में कंपनी का उतना ही पैसा लगना चाहिए जितनी ज़रूरी हो। फालतू का पैसा स्टॉक में ब्लॉक नहीं होना चाहिए ताकि कंपनी उस पैसे का इस्तेमाल कहीं और कर सके। अब आता बच्चों नीड फॉर और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मटेरियल कंट्रोल। No system of costing can be considered as complete without a proper control of materials, as material constitute a major portion of cost of production. Following are the various objectives of material control. इसका मतलब है बच्चों किसी भी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में कॉस्ट का एक बहुत बड़ा हिस्सा सामग्री मटेरियल्स रॉ मटेरियल पर खर्च होता है। बिना सही मटेरियल कंट्रोल के कोई भी कॉस्टिंग सिस्टम पूरा नहीं माना जा सकता। मटेरियल कंट्रोल के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित है। पहला है अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल्स। देयर शुड बी ए कंटिन्यूअस अवेलेबिलिटी ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ मटेरियल्स इन द फैक्ट्री सो दैट द प्रोडक्शन में नॉट बी हेल्ड अप फॉर वांट ऑफ एनी मटेरियल। मिनिमम क्वांटिटी ऑफ ईच मटेरियल इज फिक्स्ड इन ऑर्डर टू अवॉइड स्टॉक आउट सिचुएशन। इसका मतलब बच्चों फैक्ट्री में काम कभी भी कच्चे माल रॉ मटेरियल कमी की वजह से रुकना नहीं चाहिए। सोचिए एक कार बनाने वाली फैक्ट्री है, वहाँ सब कुछ तैयार है, मशीनें चालू है, लेबर मजदूर अपनी जगह पर खड़े हैं, लेकिन कार का टायर ही ख़त्म हो गया। अब क्या होगा? पूरा प्रोडक्शन रुक जाएगा। जब तक टायर नहीं आएंगे काम आगे नहीं बढ़ेगा। इसी नुकसान से बचने के लिए मेटल कंट्रोल का यह नियम बनाया गया है कि फैक्ट्री में हर तरह के जरूरी माल की कंटिन्यूस अवेलेबिलिटी लगातार उपलब्धता बनी रहनी चाहिए। स्टॉक आउट सिचुएशन, इसका क्या मतलब है? स्टॉक आउट या वह बुरी स्थिति है जब फैक्ट्री का गोदाम खाली हो जाता है और उत्पादन के लिए कच्चा माल ही नहीं बचता। नुकसान, जब स्टॉक आउट होता है तब मशीनें खाली चलती है, मजदूरों को बिना काम के सैलरी देनी पड़ती है और मार्केट में समय पर सामान ना पहुंचने से कस्टमर्स का भरोसा टूट जाता है। फिक्सिंग मिनिमम क्वांटिटी, इस स्टॉक आउट की स्थिति से बचने के लिए मैनेजमेंट क्या करता है? वे हर एक मटेरियल की एक मिनिमम क्वांटिटी युद्ध मात्रा या डेंजर लेवल तय कर देते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए फैक्ट्री तय करती है कि गोदाम में कम से कम 500 यूनिट कच्चा माल हमेशा रहना ही चाहिए। जैसे स्टॉक घटकर 500 पर पहुंचेगा तुरंत नया माल ऑर्डर करने का अलार्म बज जाएगा। इससे ही हम सेफ्टी स्टॉक कहते हैं, ताकि नया माल आने तक पुरानी बची हुई सामग्री से काम चलते रहे। दूसरा है बच्चों नो एक्सेसिव investment in materials. There should be no excessive investment in stocks. Investment materials must not tie up funds that could be better used in other activities. Overstocking should be avoided, keeping in view the disadvantages it carries. For this purpose, a maximum quantity is assigned to each item of material above, which stock should not be exceeded. इसका मतलब है बच्चों गोदाम या स्टोर में रखे जाने वाले माल स्टॉक में बहुत ज़्यादा पैसा नहीं लगाया जाना चाहिए। मटेरियल्स खरीदने में इतना पैसा ब्लॉक टाई अप नहीं होना चाहिए जिससे कंपनी किसी अन्य ज़रूरी कामों जैसे नई मशीनें खरीदना, मार्केटिंग या रिसर्च में बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकती थी। ज़रूरत से ज़्यादा माल भरने
ओवर स्टॉकिंग से बचना चाहिए, क्योंकि इसके कई नुकसान होते हैं, जैसे माल खराब होने का डर, गोदाम का किराया बढ़ना और चोरी आग लगने का जोखिम। इस समस्या से बचने के लिए हर एक मटेरियल्स की एक अधिकतम सीमा मैक्सिमम लेवल क्वांटिटी तय कर दी जाती है। स्टोर कीपर को यह ध्यान रखना होता है कि किसी भी हाल में स्टॉक उस तय सीमा से ऊपर ना जाए। तीसरा है बच्चों रीजनेबल प्राइस। मटेरियल शुड बी परचेज्ड एट reasonably low price. Quality is not to be sacrificed at the cost of the lower price. The material purchased should be of that quality alone which is needed. इसका मतलब है बच्चों कंपनी के लिए जब भी कोई कच्चा माल खरीदा जाए तो वह उचित और कम से कम कीमत पर मिलना चाहिए, ताकि उत्पादन की लागत कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम रहे। कम कीमत के चक्कर में माल की क्वालिटी से कभी भी समझौता सेक्रीफाइस नहीं किया जाना चाहिए। ऐसा ना हो कि सस्ता खरीदने के चक्कर में ख़राब क्वालिटी का माल आ जाए। खरीदा गया माल ठीक उसी क्वालिटी का होना चाहिए जिसका वास्तव में ज़रूरत है, ना तो बहुत घटे क्वालिटी खरीदनी है और ना ही ज़रूरत से ज़्यादा हाई फाई महंगी क्वालिटी, क्योंकि दोनों ही स्थितियों में नुकसान कंपनी का ही होगा। चौथा है बच्चों मिनिमम वेस्टेज। देयर शुड बी मिनिमम पॉसिबल वेस्टेज ऑफ मटेरियल्स while these are being stored in the godowns by the storekeeper or used in the factory by the workers. Wastage should be allowed up to a certain level known as normal level of wastage. It should not exceed that level. Leakage or theft of materials must be avoided to keep the cost of production under control. Storekeepers and workers should be trained to handle the materials in a scientific way to avoid the wastage. The storekeeper is to keep the stores neat and tidy to avoid the wastage due to rust, dust और dirt. इसका मतलब है बच्चों जब सामग्री मटेरियल्स को स्टोर कीपर द्वारा गोदामों गोडाउन्स में रखा जा रहा हो या कारखाने फैक्ट्री में श्रमिकों द्वारा उपयोग किया जा रहा हो तो सामग्री का कम से कम नुकसान होना चाहिए। नुकसान केवल एक तय सीमा तक ही होना चाहिए, जिसे नॉर्मल लेवल ऑफ वेस्टेज सामान्य नुकसान का स्तर कहा जाता है। नुकसान कभी भी इस स्तर से अधिक नहीं होना चाहिए। नियंत्रण के उपाय। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को नियंत्रण में रखने के लिए सामग्री के रिसाव, लीकेज या चोरी को रोका जाना चाहिए। स्टोर कीपर और श्रमिकों को वैज्ञानिक तरीके से सामग्री को संभालने की ट्रेनिंग दी जानी चाहिए ताकि नुकसान से बचा जा सके। स्टोर कीपर को स्टोर को साफ सुथरा और व्यवस्थित रखना चाहिए ताकि रस्ट, धूल या गंदगी के कारण सामग्री खराब ना हो। पांचवा बच्चों नो रिस्क ऑफ स्पॉइलेज एंड ऑब्सोलिसेंस। रिस्क ऑफ स्पॉइलेज एंड ऑब्सोलिसेंस of the materials must be avoided. For this purpose, a maximum quantity of each material is determined and a proper method of issue of material is followed. The materials received earlier should be issued earlier. इसका मतलब है बच्चों सामग्री के खराब होने, स्पॉइलेज और उसके अप्रचलित या पुराने होने, ऑब्सोलिसेंस के जोखिम से बचना चाहिए। इस उद्देश्य के लिए प्रत्येक मटेरियल की एक मैक्सिमम क्वांटिटी तय की जाती है और सामग्री को जारी इशू करने का एक सही तरीका अपनाया जाता है। नियम। जो सामग्री पहले प्राप्त हुई है उसे पहले जारी किया जाना चाहिए। इसे फीफो यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट नियम भी कहते हैं, ताकि पुरानी सामग्री रखी खराब या बेकार ना हो जाए। छठा है बच्चों रेडी इन्फॉर्मेशन अबाउट अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल्स should be made continuously available to the management so that planning of production may be done. The storekeeper can supply this information because he keeps an up-to-date record of every item of stocks under a proper system of material control. इसका मतलब बच्चों मटेरियल्स की उपलब्धता के बारे में कंटिन्यूसली मैनेजमेंट को जानकारी मिलती रहनी चाहिए ताकि उत्पादन की योजना प्लानिंग ऑफ प्रोडक्शन सही तरीके से बनाई जा सके। स्टोर कीपर यह जानकारी आसानी से दे सकता है क्योंकि वह मटेरियल कंट्रोल के एक उचित प्रणाली के तहत स्टॉक की हर वस्तु का बिल्कुल नया और अप टू डेट रिकॉर्ड रखता है। इससे काम कभी रुकता नहीं है। सातवां बच्चों चेक ऑन मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ मटेरियल। मटेरियल्स कैन बी इजीली मिस एप्रोप्रिएटेड बाय एम्प्लॉइज because generally misappropriation of cash is considered to be more serious than misappropriation in kind. Therefore,
दिस रिक्वायर्स आर इंटरनल चेक ऑन मटेरियल्स विच इज अ पार्ट ऑफ मटेरियल कंट्रोल। इसका मतलब बच्चों, कर्मचारियों द्वारा मटेरियल का गबन, गलत इस्तेमाल या चोरी आसानी से किया जा सकता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आमतौर पर नकदी केस के गबन को ज़्यादा गंभीर माना जाता है, जबकि सामग्री के रूप में होने वाले गबन मिस एप्रोप्रिएशन इन काइंड लोग उतना गंभीर नहीं समझते। इसलिए मटेरियल पर एक आंतरिक जांच, इंटरनल चेक आवश्यकता होती है, जो कि मटेरियल कंट्रोल का ही एक हिस्सा है। इससे कोई भी कर्मचारी स्टोर का गलत फ़ायदा नहीं उठा पाता। आठवां है बच्चों, राइट अमाउंट ऑफ पेमेंट टू सप्लायर्स। इनवॉइसेस रिसीव्ड फ्रॉम द सप्लायर्स should be approved for payment only if the items of materials ordered have been received and properly checked to avoid excess payment to the suppliers। इसका मतलब बच्चों, सप्लायर से प्राप्त इनवॉइस बिल का भुगतान केवल तभी मंजूर अप्रूव किया जाना चाहिए जब ऑर्डर की गई मटेरियल वास्तव प्राप्त हो चुकी हो और उसकी ठीक से जांच कर ली गई हो। ऐसा करने से सप्लायर्स को किसी भी तरह का अतिरिक्त या फालतू भुगतान, एक्सेस पेमेंट करने से बचा जा सकता है। यह सुनिश्चित करता है कि कंपनी केवल उसी चीज़ का पैसा दे रही है और जो उसे सही सलामत मिली है। मटेरियल कंट्रोल कैन बी एक्सरसाइज्ड एट 3 points ऑफ टाइम, दैट इज एट द टाइम ऑफ परचेसिंग मटेरियल, एट द टाइम ऑफ स्टोरिंग मटेरियल एंड एट द टाइम व्हेन मटेरियल इज स्टोर्ड फॉर प्रोडक्शन। इसका मतलब है बच्चों, मटेरियल कंट्रोल के 3 मुख्य बिंदु। मटेरियल कंट्रोल को मुख्य रूप से 3 समय या चरणों पर लागू एक्सरसाइज किया जा सकता है। पहला, एट द टाइम ऑफ परचेसिंग मटेरियल, जब कच्चा माल सप्लायर से खरीदा जा रहा हो। दूसरा, एट द टाइम ऑफ स्टोरिंग मटेरियल, जब माल को गोडाउन स्टोर में सुरक्षित रखा जा रहा हो। तीसरा, एट द टाइम व्हेन मटेरियल इज इशूड फॉर प्रोडक्शन, जब माल को फैक्ट्री में सामान बनाने के लिए भेजा जा रहा हो। द एंटायर प्रोसीजर ऑफ मटेरियल कंट्रोल कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 स्टेजेस: परचेसेस कंट्रोल, स्टोर्स कंट्रोल एंड इशू कंट्रोल। मटेरियल कंट्रोल की प्रक्रिया के 3 चरण, स्टेजेस। मटेरियल कंट्रोल की पूरी प्रक्रिया को नीचे दिए गए 3 चरणों में विभाजित किया गया है। पहला, परचेस कंट्रोल, सही कीमत और सही मात्रा माल खरीदने पर नियंत्रण रखना। दूसरा, स्टोर्स कंट्रोल, गोदाम में रखे माल को चोरी, खराबी या नुकसान से बचाना। तीसरा, इशू कंट्रोल, फैक्ट्री को ज़रूरत के हिसाब से ही माल जारी करना ताकि बर्बादी ना हो। टेक्निक्स, फॉलोइंग आर सम ऑफ द टेक्निक्स यूज्ड एट वेरियस स्टेजेस टू एक्सरसाइज ओवरऑल कंट्रोल ऑन मटेरियल। इसका मतलब बच्चों, कुल सामग्री पर पूरी तरह के नियंत्रण रखने के लिए अलग अलग चरणों में निम्नलिखित 10 प्रमुख टेक्निकों का उपयोग किया जाता है। पहला है बच्चों, लेवल सेटिंग। दूसरा है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। तीसरा है परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। चौथा है ABC एनालिसिस। पांचवा है डबल बिन सिस्टम। छठा है JIT इन्वेंट्री। सातवां है VED एनालिसिस। आठवां है FNSD एनालिसिस। नौवां है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। 10वां है इन्वेंट्री कॉस्ट रिपोर्ट्स। सबसे पहला है बच्चों, लेबल सेटिंग। Following are the main labels which are set at the time of purchase requisition in the stores. Reordering label. It is the point at which if stock of a particular material in store approaches, the storekeeper should initiate the purchase requisition for fresh supply of that material. This level is fixed somewhere between the maximum and minimum levels in such a way that the difference of quantity of the material between the reordering level and the minimum level will be sufficient to meet the requirements of production up to the time the fresh supply of the material is received। इसका मतलब है बच्चों, रीऑर्डरिंग लेवल स्टोर का वह बिंदु पॉइंट होता है जिस पर पहुंचते ही स्टोर कीपर को नए माल की आपूर्ति के लिए परचेस रिक्विजिशन यानी नए ऑर्डर भेजने की प्रक्रिया शुरू कर देनी चाहिए। सरल शब्दों में यह वह अलार्म या चेतावनी स्तर है जो बताता है कि अब नया माल ऑर्डर करने का समय आ गया है। यह स्तर हमेशा मैक्सिमम लेवल और मिनिमम लेवल के बीच में कहीं तय किया जाता है ताकि जब तक नया माल आए तब तक हमारा काम ना रुके। इसका एग्जाम्पल है बच्चों, मान लीजिए आपके घर में हर महीने 10 किलोग्राम
चावल की खपत होती है। दुकान से नया चावल मंगाने में 3 दिन का समय लगता है और इन 3 दिनों में लगभग 1 किलोग्राम चावल खर्च हो जाता है। आप घर में कम से कम 2 किलोग्राम चावल हमेशा सुरक्षा के लिए बचा कर रखना चाहते हैं। मिनिमम लेवल। अब आप नया ऑर्डर कब देंगे? जब डिब्बे में 3 किलोग्राम 2 किलोग्राम सुरक्षा के लिए प्लस 1 किलोग्राम उन 3 दिनों के खर्च के लिए चावल बचेगा। आप तुरंत दुकान वाले को फ़ोन कर देंगे। यही 3 किलोग्राम आपका रीऑर्डरिंग लेवल है। रीऑर्डरिंग लेवल कैन बी कैलकुलेटेड बाय अप्लाइंग द फॉलोइंग फार्मूला। किताबों और परीक्षाओं के दृष्टिकोण से इसे निकालने के 2 मुख्य फार्मूला होते हैं। पहला है ऑर्डरिंग लेवल इक्वल टू मिनिमम लेवल प्लस कंजप्शन ड्यूरिंग द टाइम required to get the fresh delivery. Another formula given by Weldon is as follows. दूसरा है बच्चों reordering level equal to maximum consumption into maximum reorder period. Here maximum reorder period means the maximum period taken to get the material once it is initiated. Weldon has taken the maximum period and maximum consumption during that period so that factory may not stop in any case due to shortage of materials. इसका मतलब है बच्चों जब फैक्ट्री नया माल मंगाने के लिए ऑर्डर देती है तो सप्लायर द्वारा माल भेजने और उसे फैक्ट्री तक पहुंचने में ज़्यादा से ज़्यादा जितना समय लग सकता है उसे हम मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड कहते हैं। फॉर्मूला बनाने वाले विद्वान वेल्डन ने सबसे खराब स्थिति वर्स्ट केस सिनेरियो को सोचा। उन्होंने माना कि मान लो माल आने में भी सबसे ज़्यादा दिन लगे और उसी समय फैक्ट्री में माल का इस्तेमाल भी सबसे तेज़ी से हो रहा हो। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि कंपनी के पास हमेशा सुरक्षित स्टॉक रहे, भले ही माल आने में देरी हो जाए। फैक्ट्री कभी बंद नहीं होनी चाहिए क्योंकि फैक्ट्री बंद होने से भारी नुकसान होता है। दूसरा है बच्चों मिनिमम लेवल और सेफ्टी स्टॉक लेवल। दिस रिप्रेजेंट्स द मिनिमम क्वांटिटी ऑफ द मटेरियल which must be maintained in hand at all times. The quantity is fixed so that production may not be held up due to shortage of the material. इसका मतलब है बच्चों मिनिमम लेवल का सीधा सा मतलब है कि स्टोर गोदाम में किसी मटेरियल या कच्चे माल के वह कम से कम मात्रा क्वांटिटी जो हर समय स्टॉक में मौजूद होनी चाहिए। यह वह अंतिम सीमा है जिससे नीचे स्टॉक कभी नहीं जाना चाहिए। इससे सेफ्टी स्टॉक इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। मान लीजिए कि किसी वजह से नया मटेरियल आने में देरी हो जाती है तो ये सेफ्टी स्टॉक कंपनी को मटेरियल की कमी शॉर्टेज से बचाता है। इसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होता है कि मटेरियल ख़त्म होने की वजह से फैक्ट्री में प्रोडक्शन का काम कभी भी ना रुके। इन फिक्सिंग दिस लेवल द फॉलोइंग फैक्टर्स आर टेकन इनटू कंसिडरेशन। मिनिमम लेवल तय करने का मुख्य कारक फैक्टर्स। जब कोई स्टोर कीपर या मैनेजमेंट यह तय करता है कि किसी मटेरियल का मिनिमम लेवल कितना होना चाहिए तो वह मुख्य रूप से 3 बातों का ध्यान रखता है जो आपकी किताब में भी दी गई है। पहला है लीड टाइम, डेट इज टाइम लाइक बिटवीन आइडेंटिफिंग एंड रिसीविंग ऑफ द मटेरियल। इट इज़ द टाइम रिक्वायर्ड टू रिप्लेनिश द सप्लाई। लीड टाइम का मतलब है वह समय जो मटेरियल का ऑर्डर देने आइडेंटिफिंग से लेकर उसे स्टोर में प्राप्त करने रिसीविंग के बीच में लगता है। यानी ऑर्डर करने के बाद नया माल आने में जितने दिन या हफ्ते लगते हैं उसे लीड टाइम कहते हैं। लीड टाइम जितना लंबा होगा सुरक्षा के लिए मिनिमम लेवल उतने ही अधिक रखना पड़ सकता है। दूसरा है रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ द मटेरियल ड्यूरिंग द लीड टाइम। इसका मतलब है कि जब तक नया ऑर्डर किया हुआ माल रास्ते में है यानी लीड टाइम के दौरान तब तक रोज़ या हर हफ्ते फैक्ट्री में कितना मटेरियल इस्तेमाल या खर्च हो जाता है। अगर खपत की रफ्तार तेज़ है तो मिनिमम लेवल भी बड़ा रखना होगा ताकि माल ख़त्म ना हो। तीसरा है नेचर ऑफ द मटेरियल। मिनिमम लेवल इज डोंट रिक्वायर्ड इन केस ऑफ ए स्पेशल मटेरियल विच इज रिक्वायर्ड अगेंस्ट कस्टमर्स स्पेसिफिक ऑर्डर। इसका मतलब है बच्चों नेचर ऑफ द मटेरियल यानी सामग्री की प्रकृति या प्रकार। इसका मतलब यह है कि जो सामान हम इस्तेमाल कर रहे हैं वह किस तरह का है, क्या वह रोज़ काम आने वाला सामान है या फिर वह कोई ख़ास और अनोखा सामान है। यानी अगर कोई विशेष या ख़ास तरह की सामग्री स्पेशल मटेरियल है तो उसके लिए हमें अपने गोदाम में कोई मिनिमम लेवल या एक्स्ट्रा स्टॉक
बनाकर रखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है। सामान्य सामान के लिए हम हमेशा एक मिनिमम लेवल रखते हैं ताकि काम ना रुके, लेकिन स्पेशल मटेरियल के मामले में ऐसा नहीं किया जाता। ऐसा क्यों होता है? इसका सीधा सा मतलब है कि यह खास सामान हम तब खरीदते हैं जब हमारे किसी ग्राहक कस्टमर ने हमें कोई विशेष ऑर्डर, स्पेसिफिक ऑर्डर दिया हो। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपकी एक कार कस्टमाइज़ करने की दुकान है। एक ग्राहक आता है और कहता है कि मुझे अपनी कार में सोने की परत चढ़ी हुई स्टाइलिंग व्हील चाहिए। अब यह एक स्पेशल मटेरियल है, आप इसे पहले से एडवांस में खरीद कर गोदाम में नहीं रखेंगे, यानी कोई मिनिमम लेवल नहीं रखेंगे। आप इसे केवल तभी ऑर्डर करेंगे और मंगाएंगे जब उस ग्राहक ने आपको पक्का ऑर्डर और एडवांस दे दिया हो। अगर आप इसे पहले से रखकर बैठ जाएंगे तो आपका पैसा फंसा रहेगा और हो सकता है भविष्य में कोई दूसरा ग्राहक उसे कभी खरीदे ही ना। तो सीधे शब्दों में कहे तो सामान की प्रकृति, नेचर, यह तय करती है कि स्टॉक का लेवल क्या होगा। अगर सामान सामान्य है तो मिनिमम लेवल रखेंगे, लेकिन अगर सामान किसी ग्राहक के विशेष ऑर्डर पर मंगाए जाने वाला स्पेशल मटेरियल है तो उसके लिए कोई मिनिमम स्टॉक रखने की आवश्यकता नहीं होती। फॉर्मूला फॉर द कैलकुलेशन ऑफ मिनिमम लेवल गिवन बाय वेल्डन इज एज फॉलो। मिनिमम स्टॉक लेवल इक्वल टू रीऑर्डरिंग लेवल माइनस नॉर्मल कंजप्शन इनटू नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड। तीसरा है बच्चों मैक्सिमम लेवल। इट रिप्रेजेंट्स द मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ एन आइटम ऑफ मेटल विच कैन बी हेल्ड in stock at any time. Stock should not exceed this quantity. The quantity is fixed so that there may be no overstocking. इसका मतलब है बच्चों मैक्सिमम लेवल वह अधिकतम मात्रा, मैक्सिमम क्वांटिटी है जो किसी कंपनी के गोदाम स्टॉक में किसी भी समय मौजूद हो सकती है। कंपनी का स्टॉक कभी भी इस सीमा से ऊपर नहीं जाना चाहिए ताकि ओवर स्टॉकिंग, जो से ज़्यादा सामान जमा करना की समस्या ना हो। Overstocking should be avoided as far as possible because of the following disadvantages. किताब के अनुसार ओवरस्टॉकिंग से बचने के लिए मुख्य कारण नुकसान निम्नलिखित है। पहला है बच्चों ओवरस्टॉकिंग unnecessarily blocks working capital which could be profitably utilized somewhere else. इसका मतलब बच्चों फालतू सामान खरीदने से पैसा फंस जाता है, इस पैसे का उपयोग कहीं और फायदे के लिए हो सकता था। दूसरा है overstocking will need more godown space so more rent will have to be paid. इसका मतलब बच्चों गोदाम का ज़्यादा किराया, ज़्यादा सामान रखने के लिए बड़ी जगह चाहिए, इससे गोदाम का किराया रेंट बढ़ जाता है। तीसरा है बच्चों देयर में बी लॉस ड्यू टू ऑब्सोलिसेंस ऑन अकाउंट ऑफ ओवरस्टॉकिंग। इसका मतलब है बच्चों सामान का पुराना होना, ऑब्सोलिसेंस फैशन या टेक्नोलॉजी बदलने से पुराना स्टॉक बेकार हो सकता है, इससे भारी नुकसान होता है। चौथा है बच्चों देयर चांसेस ऑफ डिटेरियोरेशन इन क्वालिटी बिकॉज लार्ज स्टॉक्स विल रिक्वायर मोर आइटम बिफोर दे आर कंज्यूम्ड। इसका मतलब बच्चों क्वालिटी का ख़राब होना, ज़्यादा समय तक सामान रखे रहने से उसकी क्वालिटी ख़राब हो सकती है। पांचवा है बच्चों देयर में फेयर ऑफ डेप्रिसिएशन इन मार्केट वैल्यूज ऑफ द ओवर स्टॉक मटेरियल्स। इसका मतलब बच्चों बाजार मूल्य में गिरावट, अगर बाजार में उस सामान की कीमत घट गई तो कंपनी को घाटा होगा। वर्किंग कैपिटल का ब्लॉक होना, इसका एग्जांपल है बच्चों मान लीजिए आपकी बेकरी है, अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा मैदा खरीद कर रख लेंगे तो आपका पैसा फंस जाएगा, मैदा ख़राब हो सकता है, कीड़े लग सकते हैं और रखने के लिए अलग से कमरा किराए पर लेना पड़ेगा। द मैक्सिमम स्टॉक लेवल इज फिक्स्ड बाई टेकिंग इंटू अकाउंट द फॉलोइंग फैक्टर्स। इसका मतलब बच्चों मैक्सिमम स्टॉक लेवल को निर्धारित करने वाले प्रमुख कारक। मैक्सिमम स्टॉक लेवल का मतलब है कि किसी गोदाम या स्टोर के किसी सामग्री मेटेरियल की अधिकतम मात्रा कितनी होनी चाहिए जिससे अधिक स्टॉक नहीं रखा जाना चाहिए। पहला है बच्चों अमाउंट ऑफ कैपिटल अवेलेबल फॉर मेंटेनिंग स्टोर्स। इसका मतलब बच्चों स्टॉक खरीदने और उसे संभालने के लिए कंपनी के पास कितना पैसा वर्किंग कैपिटल उपलब्ध है। यदि कंपनी के पास बहुत अधिक पैसा है तो वह ज़्यादा स्टॉक रख सकती है, लेकिन अगर कैश सीमित है तो मैक्सिमम स्टॉक लेवल को कम रखना पड़ता है ताकि सारा पैसा सिर्फ स्टॉक में ही ब्लॉक ना हो जाए। दूसरा है बच्चों गोडाउन स्पेस अवेलेबल।
इसका मतलब बच्चों, आपके पास सामान रखने के लिए कितनी जगह या स्पेस है, यह एक बहुत ही व्यवहारिक कारक है। आपके पास स्टॉक रखने के लिए जितना बड़ा गोदाम होगा, आप उतना ही अधिक मैक्सिमम स्टॉक लेवल तय कर सकते हैं। अगर जगह कम है तो आप चाह कर भी ज़्यादा स्टॉक नहीं रख सकते। तीसरा है बच्चों, मैक्सिमम रिक्वायरमेंट्स ऑफ द स्टोर्स फॉर प्रोडक्शन पर्पसेस एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। इसका मतलब बच्चों, फैक्ट्री में प्रोडक्शन के लिए एक समय में ज़्यादा से ज़्यादा कितनी सामग्री की ज़रूरत पड़ सकती है। यदि किसी सीजन में या अचानक से प्रोडक्शन बहुत तेज़ी से बढ़ाना पड़े तो फैक्ट्री बंद ना हो, इसके लिए स्टोर में पर्याप्त कच्चा माल होना चाहिए। इसलिए प्रोडक्शन की मैक्सिमम ज़रूरत को देखकर यह लेवल तय होता है। चौथा है बच्चों, रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ द मटेरियल ड्यूरिंग द लीड टाइम। इसका मतलब बच्चों, नया सामान आने के दौरान हर दिन फैक्ट्री में कितना माल इस्तेमाल कंज्यूम होता है। यदि माल की खपत बहुत तेज़ी से होती है तो हमें स्टॉक का ऊपरी स्तर मैक्सिमम लेवल भी थोड़ा बढ़ा कर रखना पड़ता है ताकि माल कभी ख़त्म ना हो। पांचवा बच्चों, द टाइम लैग बिटवीन आइडेंटिंग एंड रिसीविंग ऑफ द मटेरियल। इसका मतलब बच्चों, नया माल ऑर्डर करने, आइडेंटिंग से लेकर उसके गोदाम तक पहुंचने, रिसीविंग में लगने वाला समय। यदि कोई सप्लायर माल भेजने में बहुत लंबा समय लेता है तो रिस्क से बचने के लिए हमें मैक्सिमम स्टॉक लेवल अधिक रखना पड़ता है। अगर माल तुरंत मिल जाता है तो भारी स्टॉक रखने की ज़रूरत नहीं होती। छठा है बच्चों, पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस इन स्टोर्स बाय डिटोरेशन, evaporation etc. These are certain stores which deteriorate in quantity if they are stored over a long period. इसका मतलब है बच्चों, सामान के रखे रखे खराब होने या उड़ जाने जैसे पेट्रोल केमिकल का खतरा। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें अगर लंबे समय तक स्टोर किया जाए तो उनकी क्वालिटी ख़राब हो जाती है या मात्रा कम हो जाती है। ऐसी संवेदनशील सामग्रियों के लिए मैक्सिमम स्टॉक लेवल हमेशा कम रखा जाता है। सातवां है बच्चों, कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग स्टोर्स। इसका मतलब है बच्चों, स्टॉक को संभाल कर रखने का खर्चा जैसे किराया, बिजली, बीमा, गार्ड की सैलरी। स्टॉक जितना ज़्यादा होगा उसे संभालने का खर्चा, होल्डिंग कैरिंग कॉस्ट उतना ही बढ़ेगा। यदि रख रखाव का खर्च बहुत ज़्यादा है तो कंपनी मैक्सिमम स्टॉक लेवल को कम रखने की कोशिश करती है। आठवां बच्चों, likely fluctuation in prices. For instance, if there is a possibility of a substantial increase in prices in the coming period, a comparatively large maximum stock level will be fixed. On the other hand, if there is a possibility of decrease in prices in the near future, stocks are kept at a very reduced level. इसका मतलब बच्चों, आने वाले समय में कच्चे माल की कीमतों का घटना या बढ़ना। यदि बाजार में संकेत है कि आने वाले दिनों में कीमतें बहुत बढ़ने वाली है तो कंपनी सस्ते दाम पर ही ज़्यादा माल खरीदकर मैक्सिमम स्टॉक लेवल को बढ़ा देती है। इसके विपरीत, यदि उम्मीद है कि भविष्य में कीमतें कम होने वाली है तो स्टॉक को बहुत कम स्तर पर रखा जाता है ताकि नुकसान ना हो। नौवां है बच्चों, द सीजनल नेचर ऑफ सप्लाई ऑफ मटेरियल। सर्टेन मटेरियल्स आर अवेलेबल ओनली ड्यूरिंग स्पेसिफिक पीरियड्स ऑफ द ईयर, so these have to be stocked heavily during these periods. इसका मतलब है बच्चों, कुछ कच्चे माल का साल के केवल एक विशेष सीजन में ही मिलना, जैसे कृषि उत्पाद। जो सामग्रियाँ साल के कुछ ही महीनों में उपलब्ध होती है उन्हें पूरे साल की प्रोडक्शन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उसी सीजन में भारी मात्रा में खरीद कर स्टोर करना पड़ता है। ऐसे समय में मैक्सिमम स्टॉक लेवल बहुत ऊंचा रखा जाता है। 10वां है बच्चों, रेस्ट्रिक्शन इम्पोज बाय द गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी इन रिगार्ड टू मटेरियल इन विच दीज आर इनहेरिट रिस्क, एग्जाम्पल फायर एंड एक्सप्लोशन। इसका मतलब है बच्चों, सरकारी नियम और सुरक्षा कानून। कुछ सामग्रियाँ ऐसी होती जिनमें जन्मजात खतरे, जिनमें इनहेरिट रिस्क होते हैं जैसे फायर या एक्सप्लोशन। ऐसी चीज़ों को एक तय मात्रा से अधिक स्टोर करने पर सरकार या लोकल अथॉरिटी की पाबंदी होती है। इन नियमों का पालन करने के लिए भी मैक्सिमम स्टॉक लेवल करना पड़ता है।
11वां है बच्चों, पॉसिबिलिटी ऑफ चेंज इन फैशन एंड हैबिट विच विल नेसेसिएट चेंज इन रिक्वायरमेंट्स ऑफ मटेरियल्स। इसका मतलब है बच्चों, बाजार में ग्राहकों के फैशन, ट्रेंड और उनकी प्राथमिकताओं या आदतों में कभी भी बदलाव आने की पूरी संभावना होती है। जब ग्राहकों का फैशन बदलता है तो कंपनियों को अपने प्रोडक्ट्स बदलने पड़ते हैं। इसके कारण उत्पादन के लिए चाहिए होने वाली कच्ची सामग्री रॉ मटेरियल्स की ज़रूरतों में भी तुरंत बदलाव करना आवश्यक हो जाता है। द फॉर्मूला फॉर द कैलकुलेशन ऑफ मैक्सिमम स्टॉक लेवल गिवन बाय वेल्डॉन इज एज फॉलोज। मैक्सिमम स्टॉक लेवल इक्वल टू रीऑर्डरिंग लेवल प्लस रीऑर्डरिंग क्वांटिटी माइनस मिनिमम कंजप्शन इनटू मिनिमम रीऑर्डरिंग पीरियड। चौथा है बच्चों, डेंजर लेवल। दिस मीन्स लेवल एट विच नॉर्मल issues of the material are stopped and issues are made only under specific instruction. The purchase officer will make special arrangements to get the materials which reach at their danger level so that the production may not stop due to shortage of materials. इसका मतलब बच्चों, जब गोदाम स्टोर में रॉ मटेरियल्स का स्टॉक इस स्तर पर पहुंच जाता है तो फैक्ट्री में रोज की तरह सामान्य रूप से माल देना बंद कर दिया जाता है। अब माल केवल तभी बाहर निकाला जाएगा जब मैनेजमेंट या किसी बड़े अधिकारी की स्पेशल इंस्ट्रक्शंस मिलेगी। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि बचे हुए माल को बहुत सोच समझ कर और केवल सबसे ज़रूरी काम के लिए ही इस्तेमाल किया जाए। जैसे स्टॉक डेंजर लेवल पर आता है, कंपनी का परचेस ऑफिसर तुरंत एक्टिव हो जाता है। वह सामान्य तरीके से ऑर्डर देने के बजाय स्पेशल अरेंजमेंट्स करता है, जैसे कि सप्लायर को एक्स्ट्रा पैसा देकर हवाई जहाज़ से माल मंगाना या किसी पास के लोकल सप्लायर से तुरंत माल उठाना। इस पूरी भाग दौड़ का एकमात्र मकसद यह होता है कि माल की कमी शॉर्टेज के कारण फैक्ट्री का प्रोडक्शन किसी भी कीमत पर रुकना नहीं चाहिए। अगर प्रोडक्शन रुकेगा तो मज़दूरों की मजदूरी बेकार जाएगी, मशीनें बंद रहेगी और कंपनी को भारी नुकसान होगा। डेंजर लेवल इक्वल टू एवरेज कंजप्शन इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड फॉर इमरजेंसी परचेसेस। पांचवा बच्चों, एवरेज स्टॉक लेवल। द एवरेज स्टॉक लेवल इज कैलकुलेटेड बाय द फॉलोइंग फॉर्मूला। एवरेज स्टॉक लेवल इक्वल टू मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस 1/2 ऑफ रीऑर्डर क्वांटिटी, और एवरेज स्टॉक लेवल इक्वल टू 1/2 मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस मैक्सिमम स्टॉक लेवल। दूसरा है बच्चों, इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी। द टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स यूजुअली कंसिस्ट ऑफ टोटल एक्विजिशन कॉस्ट प्लस टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस टोटल कैरिंग कॉस्ट। इसका मतलब है बच्चों, किसी मटेरियल की कुल लागत टोटल कॉस्ट में मुख्य रूप से 3 चीज़ें शामिल होती है। पहला, टोटल एक्विजिशन कॉस्ट, सामान को खरीदने की मूल कीमत। दूसरा, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट, ऑर्डर देने का खर्च। और तीसरा, टोटल कैरिंग कॉस्ट, स्टॉक को गोदाम में संभाल कर रखने का खर्च। टोटल एक्विजिशन कॉस्ट थ्रू बाइंग इज यूजुअली अनअफेक्टेड irrespective of the quantity of materials ordered at one time unless quantity discounts are available. इसका मतलब बच्चों, जब हम बाजार से माल खरीदते हैं तो उसकी कुल खरीद कीमत इस बात से नहीं बदलती कि आप एक बार में कितना सामान ऑर्डर कर रहे हैं, जब तक कि सामने वाला आपको कोई बल्क या क्वांटिटी डिस्काउंट ना दे रहा हो, यानी कुल खरीद मूल्य हमेशा स्थिर रहता है। फॉर एग्जाम्पल, वेदर total annual requirement of a material of 10,000 units are purchased at ₹10 per unit in 50 orders of 200 units each or in 10 orders of 1,000 units each. Total acquisition cost will be ₹1 lakh, that is 10,000 units at the rate ₹10 under each alternative if no quantity discounts are available. इसका मतलब है बच्चों, किताब एक बहुत बेहतर उदाहरण दे रही है। मान लीजिए आपकी फैक्ट्री को साल भर में कुल 10,000 यूनिट्स की ज़रूरत है और एक यूनिट की कीमत 10 रुपया है। तरीका 1, आप 200 यूनिट करके साल में 50 बार ऑर्डर करें तो भी कुल खर्चा 10,000 × 10 = 1 लाख होगा। तरीका 2, आप 1000 यूनिट करके साल में 10 बार ऑर्डर करें तो भी कुल खर्चा 10,000 × 10 = 1 लाख ही होगा। यानी दोनों ही तरीकों अल्टरनेटिव्स में कुल खरीद लागत 1 लाख रुपया ही रहेगी।
Thus, when acquisition cost of material remains the same, they are irrelevant and are often excluded while deciding the quantity of a material to be ordered at one time. The only cost to be taken care of are ordering cost and carrying cost. इसका मतलब है बच्चों, इसलिए जब सामान की अपनी मूल कीमत एक्विजिशन कॉस्ट हर स्थिति में समान रहती है तो ये निर्णय लेते समय इरिलेवेंट हो जाती है कि एक बार में कितना माल मंगाना चाहिए, इसलिए हम कैलकुलेशन करते समय इसे छोड़ देते हैं। अब हमें केवल दो ही खर्चों पर ध्यान देना होता है, ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट। द क्वांटिटी ऑफ मटेरियल टू बी ऑर्डर एट वन टाइम इज नोन एज इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी। दिस क्वांटिटी इज फिक्स्ड इन सच ए मैनर एज मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग एंड कैरिंग द स्टॉक। इसका मतलब है बच्चों, एक बार में ऑर्डर की जाने वाली मटेरियल की उसी सही मात्रा क्वांटिटी को इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी EOQ कहा जाता है। इस मात्रा को इस तरह तय फिक्स किया जाता है जिससे ऑर्डर करने की लागत, ऑर्डरिंग कॉस्ट और स्टॉक को संभालने की लागत, कैरिंग कॉस्ट दोनों का योग सबसे कम मिनिमाइज हो जाए। अब आता है बच्चों कैरिंग कॉस्ट। इट इज़ द कॉस्ट ऑफ होल्डिंग द मटेरियल इन द स्टोर एंड इंक्लूड्स। इसका मतलब है बच्चों, यह वो सारा खर्चा है जो किसी भी मटेरियल, कच्चे माल या सामान को खरीदने के बाद उसे गोदाम या स्टोर रूम में संभाल कर रखने के लिए करना पड़ता है। इसमें नीचे दी गई चीज़ें शामिल होती है। पहला है बच्चों कॉस्ट ऑफ स्टोरेज स्पेस विच कुड हैव बीन यूटिलाइज्ड फॉर सम अदर पर्पस। इसका मतलब है बच्चों, उस स्टोरेज स्पेस, गोदाम या जगह की लागत, खर्चा जिसका उपयोग किसी अन्य उद्देश्य के लिए किया जा सकता है। मान लो आपके पास एक बड़ा कमरा या गोदाम है, अगर आप उसमें कच्चा माल भर कर रख देते हो तो उस जगह का किराया या उसकी वैल्यू इस माल को रखने ब्लॉक हो गई। इसे कॉमर्स में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अवसर लागत कहते हैं। अगर आप वहाँ वो माल नहीं रखते तो शायद उस जगह को किराए पर दे सकते थे या वहाँ कोई दूसरी मशीन लगाकर कमाई कर सकते थे। इसलिए यह भी एक तरह का छुपा हुआ खर्चा कैरिंग कॉस्ट माना जाता है। दूसरा है बच्चों कॉस्ट ऑफ बीन्स एंड रैक्स दैट हैव टू बी प्रोवाइडेड फॉर द स्टोरेज ऑफ मटेरियल्स। इसका मतलब है बच्चों, उन बीन्स, डिब्बों, कंटेनरों और रैक्स, अलमारियों की लागत जो सामग्री के स्टोरेज के लिए प्रदान की जानी है। मान लो ज़मीन पर ऐसे ही तो फेंक नहीं सकते, नहीं तो वो खराब हो जाएगा। उसे तरीके से रखने के लिए गोदाम में बड़े बड़े लोहे के रेक्स, अलमारियाँ और प्लास्टिक या स्टील के बड़े बक्से, कंटेनर, बीन्स बनवाने पड़ते हैं। इन्हें खरीदने, लगवाने और इनकी मरम्मत में जो पैसा खर्च होता है वह सब इसी में आता है। तीसरा है बच्चों कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग द मटेरियल्स टू अवॉइड डिटोरेशन। इसका मतलब है बच्चों, सामग्री को खराब होने, डिटोरेशन से बचाने के लिए उसके रख रखाव की लागत। कई सामग्रियाँ ऐसी होती है जो खुली हवा, नमी या गर्मी से खराब हो सकती है, जैसे केमिकल्स, खाने पीने का सामान या लोहा जिसमें जंग लग सकता है। इन्हें सुरक्षित रखने के लिए कोल्ड स्टोरेज, AC, एग्जॉस्ट फैन चलाना पड़ता है या कीड़े मकोड़े से बचाने के लिए दवाइयाँ छिड़कनी पड़ती है। इस देखभाल मेंटेनेंस में जो भी पैसा लगता है उसे कैरिंग कॉस्ट कहते हैं। चौथा है बच्चों अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेएबल ऑन द मनी लॉक्ड अप इन द मटेरियल्स। इसका मतलब है बच्चों, सामग्री में फंसे हुए लॉक्ड अप पैसे पर दे ब्याज, इंटरेस्ट की राशि। यह बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जब आप लाखों रुपए का माल खरीद कर गोदाम में रख देते हो तो आपका वो पैसा वहाँ ब्लॉक हो जाता है। अगर आप वो माल ना खरीद कर उस पैसे को बैंक में फिक्स डिपॉजिट FD कर देते तो आपको ब्याज मिलता, या फिर अगर आपने वो माल खरीदने के लिए बैंक से लोन लिया है तो आपको उस वक्त पैसे पर हर महीने ब्याज, इंटरेस्ट चुकाना पड़ रहा है। माल जब तक बिकेगा नहीं तब तक उस फंसे हुए पैसे का ब्याज आपकी जेब से जाता रहेगा। पांचवा है बच्चों कॉस्ट ऑफ स्पॉइलेज इन स्टोर्स एंड हैंडलिंग। इसका मतलब है बच्चों, स्टोर में और माल को संभालने, हैंडलिंग के दौरान होने वाले नुकसान, खराबी की लागत। जब माल गोदाम में रखा होता है या उसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है, जैसे ट्रक से उतार कर सेल्फ पर रखना, तो कुछ ना कुछ सामान टूट फूट जाता है, लीक हो जाता है
या गिर कर बर्बाद हो जाता है। इस हैंडलिंग के दौरान जो नुकसान होता है वो अभी कंपनी के लिए एक खर्चा है। छठा है बच्चों, कॉस्ट ऑफ ऑब्सोलिसेंस ऑन अकाउंट ऑफ some of the materials becoming obsolete after some time of storage either due to change in the process or product। इसका मतलब बच्चों कुछ सामग्रियों के लंबे समय तक स्टोर में रहने के कारण उत्पादन प्रक्रिया या प्रोडक्ट उत्पाद में बदलाव की वजह से आउट ऑफ डेट ऑब्सोलीट हो जाने के कारण होने वाले नुकसान की लागत। मान लो आपने कोई ऐसा मटेरियल बहुत ज़्यादा मात्रा में खरीद कर रख लिया जो फैशन या टेक्नोलॉजी से जुड़ा है। अब उससे रखे रखे काफ़ी समय हो गया और मार्केट में नया ट्रेंड आ गया या कंपनी ने सामान बनाने का तरीका प्रोसेस ही बदल दिया। अब वो पुराना रखा हुआ माल किसी काम का नहीं रहा, यानी वो आउटडेटेड ऑब्सोलेट हो गया। इस तरह आउटडेटेड होने से जो नुकसान होता है वो भी इसी कैटेगरी में आता है। सातवां बच्चों, इंश्योरेंस कॉस्ट। इसका मतलब बच्चों बीमा की लागत, इंश्योरेंस का खर्चा। गोदाम में लाखों करोड़ों का माल रखा होता है जिसमें आग लगने, बाढ़ आने या चोरी होने का खतरा हमेशा बना रहता है। इस रिस्क से बचने के लिए कंपनी अपने स्टॉक का बीमा इंश्योरेंस करवाती है। इस बीमा के लिए जो प्रीमियम हर महीने या साल में भरना पड़ता है वो कैरिंग कॉस्ट का हिस्सा है। आठवां बच्चों, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इन रिलेशन टू स्टॉक। इसका मतलब बच्चों स्टॉक के संबंध में परिवहन लागत, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। जब माल मुख्य फैक्ट्री या सप्लायर से आता है तो उसे गोदाम तक पहुंचाने का भाड़ा या फिर एक बड़े गोदाम से छोटे छोटे स्टोर्स तक माल को ट्रांसफ़र करने में जो गाड़ियों का तेल और भाड़ा, इंटरनल ट्रांसपोर्ट लगता है उसे स्टॉक से जुड़ी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कहते हैं। नौवां बच्चों, क्लिनिकल कॉस्ट एक्सेट्रा। इसका मतलब बच्चों लिपिकीय लागत, क्लिनिकल स्टाफ का खर्चा आदि। गोदाम में कितना माल आया, कितना गया, इसका हिसाब किताब रखने के लिए आपको वहाँ स्टोर कीपर, क्लर्क या कंप्यूटर ऑपरेटर रखने पड़ते हैं। उनके पेपर वर्क, स्टेशनरी, कंप्यूटर सिस्टम और उनके सैलरी, वेजेस का जो खर्चा आता है उसे क्लिनिकल कॉस्ट कहा जाता है। ऑल दिस कॉस्ट टेकन टुगेदर इन इंडिया अमाउंट टू समवेयर नियर अबाउट 20-25% ऑफ द कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स पर ईयर। सो efforts should be made to reduce such alarming rate of carrying cost। इसका मतलब बच्चों इन सभी लागतों, कॉस्ट को अगर एक साथ जोड़ दिया जाए तो भारत में यह कुल मिलाकर लगभग 20 से 25% के आसपास बैठती है। यानी इन्वेंट्री या स्टॉक को संभाल कर रखने में जो भी अलग अलग खर्चे आते हैं जैसे बीमा, किराया, परिवहन, कर का खर्चा आदि, अगर हम उन सभी को आपस में जोड़ ले तो हमारे देश भारत में यह खर्च बहुत बड़ा बैठता है। यह लगभग 20% से 25% तक हो जाता है प्रति वर्ष सामग्री कुल लागत का। इसका मतलब यह है कि साल भर में आप जो भी कच्चा माल या सामग्री मटेरियल्स खरीदते हैं उसकी कुल कीमत का 20 से 25 हिस्सा सिर्फ उसे संभाल कर सुरक्षित रखने कैरिंग कॉस्ट में ही खर्च होता है। उदाहरण के लिए अगर आपने 100 रुपये सामान खरीदा है तो उसे एक साल तक गोदाम में रखने का खर्चा ही 20 रुपये से 25 रुपया आ जाएगा। इसलिए इस तरह के चिंताजनक या डराने वाली दर को कम करने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए, क्योंकि यह 20-25% का खर्च बहुत ज़्यादा है, जिसे एक अलार्मिंग रेट यानी चिंताजनक दर कहा गया है। इसलिए किसी भी बिजनेस या कंपनी को इसे कम करने की पूरी कोशिश एफर्ट्स करनी चाहिए। अगर हम इस खर्चे को कम नहीं करेंगे तो कंपनी का मुनाफा कम हो जाएगा। कैरिंग कॉस्ट, सामग्री संभालने रखने की लागत की, यानी पूरा प्रयास इसी बात पर होना चाहिए कि इस कैरिंग कॉस्ट को हर हाल में घटाया जाए ताकि कंपनी बिना वजह के नुकसान से बच सके और अपनी लागत को नियंत्रित कर सके। अब आता है बच्चों ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट इट इज़ द कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर्स फॉर द परचेस ऑफ मटेरियल्स एंड इंक्लूड्स। इसका मतलब बच्चों यह वो सारा खर्चा है जो सप्लायर को कच्चे माल का ऑर्डर देने से लेकर उस माल को अपनी फैक्ट्री के गेट तक सुरक्षित पहुंचाने और उसका पेमेंट करने तक की पूरी प्रक्रिया प्रोसेस में होता है। इसमें नीचे दी गई चीज़ें शामिल होती है। पहला है कॉस्ट ऑफ स्टाफ पोस्टेड इन द परचेसिंग डिपार्टमेंट, इंस्पेक्शन सेक्शन एंड पेमेंट डिपार्टमेंट। इसका मतलब है बच्चों एक बड़ी कंपनी में माल खरीदने के लिए अलग अलग टीमें काम करती है।
परचेसिंग डिपार्टमेंट का काम सप्लायर से बातचीत करना और ऑर्डर देना होता है। इंस्पेक्शन सेक्शन का काम जब माल आ जाता है तो उसे चेक करना होता है कि माल सही क्वालिटी का है या नहीं। पेमेंट डिपार्टमेंट बिलों की जांच करके सप्लायर को पैसे भेजता है। इन सभी विभागों में काम करने वाले कर्मचारियों की सैलरी, उनके ऑफिस का खर्चा, यह सब इसी ऑर्डरिंग कॉस्ट का हिस्सा बनता है, क्योंकि यह पूरी टीम सिर्फ ऑर्डर मैनेज करने के लिए बैठी है। दूसरा है बच्चों कॉस्ट ऑफ स्टेशनरी, पोस्टेज एंड टेलीफोन चार्जेस। इसका मतलब है बच्चों ऑर्डर देने की प्रक्रिया में बहुत सारे कागजी काम होते हैं। सप्लायर को फ़ोन या ईमेल करना, कोटेशन मंगवाना, ऑफिशियल लेटर या परचेस ऑर्डर कुरियर या डाक से भेजना, और प्रिंट आउट्स के लिए पेपर, पेन, फाइलें, स्टेशनरी इस्तेमाल करना। इन सब छोटी बड़ी चीज़ों में होने वाला खर्च इसी कैटेगरी में आता है। Thus, this type of cost includes cost of floating tenders, cost of comparative evaluation of quotations, cost of paperwork and postage involved in placing the order, cost of inspection and cost of accounting and making payments. In other words, the cost varies with the number of orders. इसका मतलब बच्चों जब भी कंपनी को भारी मात्रा माल खरीदना होता है तो वह अखबारों या वेबसाइट पर टेंडर निकालती है जिसमें विज्ञापन खर्च होता है। फिर अलग अलग सप्लायर्स अपने रेट कोटेशन भेजते हैं। कंपनी की टीम बैठकर तुलना इवैल्यूएशन करती है कि कौन सबसे सस्ता और अच्छा माल दे रहा है। माल आने पर उसकी चेकिंग, इंस्पेक्शन होती है और फिर अकाउंटेंट उसकी एंट्री करके पेमेंट करता है। सबसे ज़रूरी बात, यह खर्चा इस बात पर निर्भर करता है कि आप साल में कितनी बार ऑर्डर्स दे रहे हो। नंबर ऑफ ऑर्डर्स, अगर आप साल में 2 बार ऑर्डर दोगे तो यह खर्चा कम होगा, लेकिन अगर आप थोड़ा थोड़ा माल 50 बार ऑर्डर करके मंगाओगे तो हर बार टेंडर, फ़ोन, पेपर वर्क और इंस्पेक्शन खर्चा अलग से लगेगा, जिससे ऑर्डरिंग कॉस्ट बहुत बढ़ जाएगी। द क्वांटिटी टू बी ऑर्डर्ड should be such which minimizes the carrying and ordering cost. The order for the material to be purchased should be large enough to earn moderate discount and to make advantage of bulk transport, but at the same time it should not too large to incur too heavy a payment on account of interest, storage and insurance cost. If the price to be paid is stable, the quantity to be ordered each time can be ascertained by the following formula. इसका मतलब बच्चों यहाँ पर एक दुकानदार या बिजनेसमैन के दिमाग की जंग को समझाया गया है। बड़ा ऑर्डर देने का फ़ायदा, अगर हम एक साथ बहुत सारा माल बल्क ऑर्डर कर देते हैं तो सप्लायर हमें बड़ा डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट दे देता है। साथ ही एक बड़े ट्रक में सारा माल आ जाता है तो बार बार का ट्रांसपोर्ट का भाड़ा भी बच जाता है। दूसरा, बड़ा ऑर्डर देने के नुकसान, लेकिन नुकसान यह है कि इतना सारा माल रखने के लिए बहुत बड़ा गोदाम चाहिए, उसका किराया बढ़ेगा, चोरी और आग का खतरा बढ़ेगा तो इंश्योरेंस का खर्चा बढ़ेगा, कैरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी। साथ ही बहुत सारा पैसा उस माल में ब्लॉक हो जाएगा जिसका ब्याज हमें भुगतना पड़ेगा। तीसरा, समाधान, इसलिए हमें ना तो बहुत छोटा ऑर्डर देना है जिससे बार बार ऑर्डर देने का खर्चा बढ़े, और ना ही बहुत बड़ा ऑर्डर देना है जिससे गोदाम में रखने का खर्चा बढ़े। हमें एक ऐसा परफेक्ट बीच का रास्ता निकालना है जहाँ ये दोनों खर्चे मिलकर सबसे कम मिनिमम हो जाए। इसी परफेक्ट मात्रा को हम इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी EOQ कहते हैं। और अगर मार्केट में माल की कीमत स्थिर है तो इसे निकालने के लिए नीचे दिया गया फॉर्मूला इस्तेमाल किया जाता है। इसका फॉर्मूला है बच्चों Q = √2CO by I, where Q = quantity to be ordered, C = consumption of the material concerned in units during a year, O = cost of placing one order including the cost of receiving the goods, that is cost of getting an item into the firm's inventory, I = interest payments including variable cost of storing per unit per year, that is holding cost of inventory. सो बच्चों आज के लिए इतनी। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सी अच्छा लगे तो वीडियो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को शेयर करना। ठीक है बच्चों, जय हिंद, जय भारत।